हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो बोर्ड्स ले लो या कंपटीशन ले लो, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। और बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ, देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या होता है। तो देखो, इसके नाम के अंदर ही इसका काम छुपा हुआ है। कैसे? तो ये जो वर्ड है ना इक्वी, इसका मतलब ही क्या है? इक्वल, है ना। अब अरेंज करके देखो जरा क्या है इक्वी पोटेंशियल, यानी कि इक्वल पोटेंशियल होगा एक सरफेस पर। तो ऐसा कोई सरफेस ले लें जिस पर पोटेंशियल हर पॉइंट्स पर क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। वैसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत आसान है, यानी कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस विथ ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। ठीक है। अच्छा बच्चों, दो चीज देखो बता रहा हूं। जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है। अगर ये जैसे ये मेरा बोर्ड है तो आपके लिए कॉपी हो गया। अगर मैं ऐसे अगर बनाता हूं ना इस तरह से, तो समझो कि कैसे रखा हुआ है, बताता हूं। और एक अगर इस तरह से अगर डायग्राम बनाता हूं तो समझो कि कैसे रखा हुआ है सरफेस। तो इस तरह से बना हुआ, यानी कि ऐसे बोर्ड पर कैसे रखा हुआ? ऐसे, ताकि सरफेस अगर कोई परपेंडिकुलर लेंगे तो किधर आएगा? देखो बाहर, आउटवर्ड की ओर। अच्छा, ये जो इस तरह से बनाते हैं थोड़ा सा टेढ़ा, इसका मतलब है ऐसे रखा हुआ है। कैसे? ऐसे। तो इस पर अगर कोई परपेंडिकुलर बनाना होगा तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है। क्योंकि छोटा छोटा चीज है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि भाई कोई डायग्राम अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं और क्या रिप्रेजेंट करता है। चलो, लेट कोई सरफेस हम ले लिए। अब ठीक है, ये एक सरफेस हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इस पर अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं ए, एक पॉइंट लेते हैं बी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका मतलब क्या होगा? लेट यहां पर पोटेंशियल है वी ए, लेट यहां पर पोटेंशियल है वी बी। तो इट मींस दैट अगर इक्विपोटेंशियल है तो भैया वी ए और वी बी क्या होगा? दोनों होगा सेम। एकदम ठीक ठाक है। अच्छा, अब आता है दूसरा चीज आता है, सवाल इस तरह से पूछा जाता है बच्चों की इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखो कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो हम लोग अभी देखो इस लेक्चर को देखने के लिए ना कम से कम जो है सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड है। इसके पहले दो लेक्चर हम लोग देखे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि 5 टाइप्स ऑफ कैसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं, हर का डीप अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चंस हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक, तो उस पर उसका बहुत सारा यूज होने वाला है। यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमें पता है कि भाई पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह तो होता नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर जब बोलते हैं ना dv बटे dr, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका रीजन हमने जस्ट पीछे लेक्चर में हम लोग देखे हैं ना, लास्ट 2 लेक्चर्स जो पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन क्यों है, काहे है, सब कुछ। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और हमें पता है कि भाई पोटेंशियल जो हो सकता है या तो फंक्शन ऑफ एक्स हो, यानी कि सिंगल वेरिएबल हो, तो फंक्शन ऑफ एक्स हो, या फंक्शन ऑफ वाई हो, या फंक्शन ऑफ जेड दिया रहे, या मल्टीपल वेरिएबल पर भी डिपेंड कर सकता है, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब लिखे एक्स वाई जेड लिख देते हैं ना सीधे, कि तीनों फंक्शन हो। तो इक्वेशन ऑफ जब बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायरेक्ट लिखता हूं कि इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। जो भी पोटेंशियल दिया हुआ रहे बच्चों, भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। तो उस पोटेंशियल को आपको क्या कर देना है? कांस्टेंट कर देना है, बस कहानी खत्म। इतना आसान है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक, अभी बताता हूं कि कैसे सवाल। देखो एक छोटा सा, फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोले हैं डेफिनेशन पर भी सवाल आता है क्या? बिल्कुल आता है। देखो छोटा सा 1 मार्कर सवाल हो गया, या कंपटीशन में कैसे थोड़ा सा घुमा करके पूछता है वो भी बताता हूं। देखो v इक्वल टू दे के रखा है ए एक्स वाई। हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अगर डायरेक्ट पोटेंशियल दिया हुआ है तो सीधे हम करेंगे पोटेंशियल होगा क्या? कांस्टेंट, बस यही होता है। तो जो भी है ए एक्स वाई उसको इक्वल टू क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। यही हो गया मेरा क्या? इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही हो गया इक्वेशन, सिंपल सा। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से सवाल दे दिया v इक्वल टू ए एक्स वाई और 4 ऑप्शन वहां पर दे दिया कि द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्ट्रेट लाइन,
सर्कुलर, एलिप्स या पैराबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला। इस तरह से 4 ऑप्शन करके फ्रेम कर देते। इसमें से जितना भी मैंने बोला उसमें से कोई 4 उठा के डाल दिया तो आपको पूरा यानी कि स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये 5 6 जितना है बच्चों, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है, क्या होता है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैथ्स पढ़ते कैच कर लिए, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होंगे ना, आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो वो दिक्कत मैंने आप लोग के लिए दूर कर दिया। 11th के शुरू में ही बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ाए हैं, तो उसका जैसे लेक्चर 1 2 3 आप जा करके देख लेना। सारे ग्राफिकल जो है, कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, सब दुख दूर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो और कोई भी लेक्चर जो है ना, आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर लिया करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये लेक्चर नहीं मिल रहा है। देखो जरा, यूट्यूब होने के बावजूद भी नहीं मिलता है तो दुख की बात है। आप यूट्यूब में लिखो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, हो गया। लेक्चर 2 चाहिए, ठीक है, तो लेक्चर 2 फिजिक्स लिंक्स, हो गया। एकदम ऐसे करके सर्च कर लिया करो। तो ये देखो, अब बोलेंगे अगर शेप का अगर बात करें कि ये शेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ए भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ए एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ए भी क्या है भाई, कांस्टेंट है, यानी इनडायरेक्टली कह सकते हैं ए उधर गया तो वो भी एक कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पर आएगा क्या, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। और कभी भी 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि अब पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों यहाँ पढ़ाएंगे तो आधा घंटा लगेगा ना पढ़ाने में, तो बड़ी दिक्कत, इसलिए उधर पढ़ा दिया ताकि बस आपको देखने की जरूरत है, कहानी खत्म, ठीक है। किसी भी 2 प्रोडक्ट, और यहीं से ये आता है क्या कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। व्हाट इज दिस, x बराबर लेके जाओ तो कांस्टेंट बटे y, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या दोनों का प्रोडक्ट, दोनों में से कुछ भी आ जाए ना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप होगा, किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन क्या होगा, तो बोली इक्वेशन होता है v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यही हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसमें बोलेगा कि शेप कैसा होगा, तो शेप का जैसे देखेंगे तो ये भी देखो कांस्टेंट है, यानी ये इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यानी शेप अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये हो रहा है कांस्टेंट, और कभी भी अगर इस तरह से माइनस करके हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो होता है बच्चों वो होता है हाइपरबोला। कैसा होता है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस शेप जो होगा वो ये बड़ी छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन जो है ना समझ में आना चाहिए। कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो तो सर्कुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कुलर। माइनस होगा तो हाइपरबोलिक, ठीक है। अब कंपटीशन के अंदर कभी कभी कुछ सवाल जो है मैं डीपीपी के अंदर डालूंगा बच्चों, इस तरह से देता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, लिख दिया मान लो कि ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दे दिया, बोलता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ, लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जितना भी हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा है, बस कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे हम लोग पोटेंशियल निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे हम लोग पोटेंशियल निकालते थे। सारे जो सवाल थे ना, सब सवाल समझो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि पता है जैसे ही बोलेगा इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालने, ई दिया हुआ है, हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या चीज, v, और जैसे ही ये v निकलेगा v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट कर देंगे, बस लिख देंगे इतना इक्वल टू कांस्टेंट, यही हो जाता है इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डीपीपी में ना ऐसा बहुत सारा सवाल डालूंगा, 2-3 तो जरूर रहेगा, एक्स ऐसा ऐसा करके, ठीक। वही सवाल एक्चुअली जो पिछले लेक्चर्स में पढ़े, मतलब पता होना चाहिए कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड कैसे सवाल पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। देखो, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम, बात तो सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल हर जगह पर क्या होगा, सेम। यानी कि बोले सर ये तो अभी पढ़वे किए, बिल्कुल पढ़े, लेकिन फिर भी जरा देखते हैं कि अगर ए बी यहाँ है, यहाँ पर है भी ए, यहाँ पर है भी बी, तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा, वी ए बराबर हो जाएगा वी बी। अब इसी के अंदर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अगर देखें, होता क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 2 पॉइंट है, सेम पोटेंशियल है, तो मैं पूछता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो देखो, पोटेंशियल जब भी डिफरेंस बोलता हूं इसका मतलब सीधा सीधी
सीधा सीधी का मतलब पहले ए है ना तो पहले वी ए आएगा, बाद में बी है तो वी बी होगा, है ना, वी बी माइनस वी ए नहीं करना है। हालांकि यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधी, पहले ए है तो ये हो जाएगा वी ए, बाद में वी बी। सोचो क्या है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो जब सेम ही है तो ये भी वी ए, ये भी वी ए ही है, कहानी हो गया खत्म। आंसर क्या आएगा, 0। यानी कभी इक्विप पोटेंशियल अगर सरफेस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमेशा क्या आएगा, 0। लिख लीजिए, नजर के सामने जिगर के पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज को लेकर हम चलेंगे तो हम कितना काम करेंगे ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बोलता है कि भाई वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या है, 0। सवाल है कि क्यों। तो लेट कोई एक पॉइंट है मेरे पास ए, यहाँ पर एक चार्ज है Q0, इसको लेकर हम चलेंगे और पहुंचेंगे कहाँ, पॉइंट बी पर। तो हम जा रहे हैं किधर, ए से बी लेकर के। हम कितना काम करेंगे, तो याद रखिए जब भी बोलेगा कितना काम करेंगे, यानी कि मैं, यानी कि हम लोग कौन है भाई, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो देखो बहुत स्टूडेंट लोग ऐसा गलती करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो अभी पूछा ए से लेकर के बी तक जाएंगे कितना काम करेंगे, Q0 वी ए माइनस वी बी की Q0 वी बी माइनस वी ए, और इसको रटने की कोशिश करते हैं। ओ वर्क डन ए से बी जाएगा ना, अच्छा तो वी बी माइनस वी ए होगा। अरे भाई बच्चों मेरा बात मान लो है, एग्जामिनेशन में वी ए माइनस वी बी हो जाता है। आप बोलोगे सर मेरा नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन हम मानेंगे कि भाई लाखों स्टूडेंट्स का हो जाता है, मत रटो ऐसे, ठीक है। काहे झूठ बोल के गलती करके आओगे, एग्जामिनेशन से चला जाएगा नंबर, है ना, और मेरे को दुख ज़्यादा होगा। तो वो सब नहीं करना कि ए से बी जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी, रट रिवीजन करे, रिवीजन भाई कहीं भूल ना जाए। नहीं, अपना नाम का बस जो है ना रिवीजन करते रहिए। और नाम क्या है, कॉपी के ऊपर लिखा हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, खत्म। अपने आप वी बी वी ए जो है ना अपने आप सेटिंग वेटिंग सब हो जाता है। ठीक है, एक ही चीज़ याद किया करो, नाम हमारा क्या है, कॉपी के कवर के ऊपर जो लिखा हुआ, बस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ताकि आपका दुख जो है थोड़ा सा कम हो। वर्क डन बोला यानी कि हम काम कितना करें, कहाँ से कहाँ तक, एक चार्ज को ले जाने में ए से बी, ठीक है, ए से बी लेके जाएंगे तो होगा क्या भैया, एक्सटर्नल है ना, बस एक्सटर्नल दिखाई दिया, डेल्टा यू हो गया। अब देखो अब बहुत आसान हो जाएगा, डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, ये बेसिक चीज़ है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, भैया फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से जा रहे हैं यहाँ तो फाइनल तो ये होगा, इनिशियल कहाँ होगा, यहाँ होगा, इनिशियल से फाइनल गए, यानी कि यू बी माइनस यू ए। और U बराबर क्या होता है, तो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं, जो हम वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि U बराबर जब जरूरत पड़ेगा तो क्या आता है, क्यू भी। तो देखो कैसे, यू बी तो Q0 इंटू वी बी माइनस यू ए तो Q0 इंटू वी ए। ये बहुत बार सिखा चुके बच्चों कि भाई कितना वर्क डन करेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, तो P का पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पे हुआ तो ये P का हुआ। अब बोल रहे A पर कितना था, A रखो, तो A रखे तो A, B रखे तो B, अपने आप सेटिंग हो जाएगा, कितना VB माइनस क्या हो गया VA। बहुत लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, यही मत रटिएगा, है ना, बस डेल्टा यू करिए अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो यह है कि हम एक्सटर्नल को चार्ज को लेकर अगर हम जा रहे हैं ए से लेकर के बी तक ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम कितना काम करेंगे, Q0 इंटू वी बी माइनस वी ए। लेकिन हम जानते हैं कि वी ए और वी बी आपस में क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। सिंस दोनों बराबर है तो ये भी वी ए हो गया, ये भी वी ए हो गया, कहानी हो गया प्लस माइनस स्वाहा, यानी कि कितना आ गया, 0। तो दिस इज द मेथड। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड्स में ये लाइन पूछ देता है कि हाउ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, एक्सप्लेन। तो आप लिखिए, ये कंपटीशन में इसी तरह से रहेगा, बोल देगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन ऑफ दिस, बताओ कि कितना काम करते हैं, तो 0 ऑप्शन मारना होगा, ठीक। तो फ्रेमिंग का बस अंतर है। चलिए पॉइंट नंबर 3 आ जाओ, माय लॉर्ड हाजिर हो जाइए। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का पूरा प्रॉपर्टी पढ़े थे, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, यहां बोलता है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अच्छा क्यों, मान लो कि इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो ऐसे, तो अगर एक है तो इसका मान लो कि 10 वोल्ट है, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसे,
तो मान लो ये 20 वोल्ट का है। 20 वोल्ट मतलब क्या, इस सरफेस पर हर जगह पर 20 20 20 20, इस सरफेस पर हर जगह पर 10 10 10। तो भैया जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर कितना होगा, तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल। भाई एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल का क्या मतलब है, यानी इन्फिनिटी से एक चार्ज को ला करके पॉइंट पी पर रखे हैं, तो भाई कोई एक ही काम करेंगे ना, लेट 10 जूल, तो वहां बोलेंगे नहीं यही तक लाने में 10 जूल भी किए 20 जूल भी किए, ये कोई मतलब नहीं बना है ना, मीनिंगलेस चीज हो गया कि भाई आप एक ही काम करोगे, दो काम नहीं होगा, तो दो पोटेंशियल भी नहीं हो सकता है एक पॉइंट पर, ठीक है। इसीलिए ये दोनों इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, कि बिकॉज अगर इफ दे विल इंटरसेक्ट देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। लिख लीजिए इसको, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, बिल्कुल। अब पॉइंट नंबर आता है 4, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहाँ जीरो होता है भाई, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो बोलता है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। प्रूफ करो कि क्या है ना, कोई भी चीज ऐसे नहीं पढ़ना, प्रूफ वाई। तो बोलते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि लेट सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट हमने मान लिया, तो प्रूफ करो कि जीरो कैसे होगा। अच्छा ठीक है, सरफेस पर माने हैं तो लेट है ये पॉइंट ए और लेट ये पॉइंट है बी, इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं कि डी आर है ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में डी आर ले लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल होगा वी ए, यहाँ पर पोटेंशियल है वी बी, ठीक। हम जानते हैं कि भाई डी वी बराबर होगा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डी वी बराबर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो, वी ए माइनस वी बी, कहानी खत्म। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर डी आर डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हमने सरफेस पर माना, डिस्प्लेसमेंट किधर है, हमने इसी साइड माना है ना, सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो इन दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ये कहाँ पढ़े, पिछले 2 लेक्चर में पढ़ रहे हैं ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, पोटेंशियल घटता है। भैया यहाँ तो पोटेंशियल घटा ही नहीं, पोटेंशियल तो सेम है। तो देखो कैसे है, ये डीवी 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 स्वाहा, ये ई डी आर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डी आर कॉस, दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू बच्चों क्या है 0, तो ये हो गया कॉस 0 1। डी आर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है ए से बी तक में, कोई सेंटीमीटर मान लो, तो ये है कुछ ना कुछ, कॉस 0 1, तो देखो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू हो गया ई इंटू डी आर, तो 0 बटे डी आर, कहानी खत्म, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल चेंज 0 होता है 2 पॉइंट के बीच, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। पता है क्या, इट इज ए मस्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए अलोंग द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अलोंग द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल उसी के सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल ने पॉइंट नंबर 5, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ऐसे है तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। क्यों, बस तुम जैसे क्यों बोलोगे फिजिक्स समझ में आना चालू हो जाता है, क्यों भाई प्रूफ करो। तो हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी एंगल पर होगा, लेट है ना, तो देखते हैं कि क्या है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऐसे मत बोलिए सर, प्रूव इट, प्रूव करके दिखाओ मेरे को, है ना, भाषणबाजी नहीं, प्रूफ करो, कर रहे हैं बच्चों डर से। देखो क्या है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, कोई एंगल पर सरफेस है, कोई थीटा एंगल पर है, तो होगा क्या, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस हो गया, और एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर में, तो ये हो गया ई साइन थीटा। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थीटा एंगल पर है सरफेस, तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द सरफेस, एक सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि भैया अलोंग द जो सरफेस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। यानी हम क्या बोले, देखो फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सा था, 4, जो पीछे पड़े, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 4 वी हैव स्टडीड दैट क्या, कि ई अलोंग द सरफेस, अलोंग द जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल को कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर कौन है, ई कॉस थीटा है, देयरफॉर बोलेंगे अलोंग द सरफेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया वो नहीं हो सकता, वो 0 होना चाहिए। ई कुछ तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, तो ये उधर चला गया,
0 बटे कांस्टेंट 0, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 0। कितना डिग्री बराबर 0 होगा? cos 90 0 होता है, यानी थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। देख रहे हो प्रूफ करने के बाद? इट मीन्स दैट कि आपने जो थीटा कुछ माना है ना 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा कुछ, भैया आपको ये थीटा कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री हम लेंगे तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये गलत हो जाएगा। तो कोई भी आप सरफेस अगर बनाते हो, सरफेस के आपको परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया बच्चों कि क्यों परपेंडिकुलर होगा? तो कभी भी मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो ऐसे मैंने बनाया, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर होगा डायरेक्शन बाद में देखेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। एक तो ये समझ में आता है, ठीक है, लिख लीजिए। सांसों में बड़ी बेकरारी। ये सवाल देखो क्या, एच सी वर्मा सर ने ये सवाल दिया है एक्सरसाइज के अंदर, बोर्ड्स में आया हुआ है और नीट जे में इसी तरह से बस कभी वैल्यू बदल बदल करके छप चुका है। इतना हाईलाइटेड सवाल है, ठीक है। देखते हैं कि क्या कह रहा है ये जो है ना। देखो सवाल देखते हैं जरा। एक्स वाई एक्सिस बना हुआ है, जो भी डिस्टेंस इधर सेंटीमीटर में है, एक्स एक्सिस में जो भी डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, यानी ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40 सेंटीमीटर्स है। अच्छा, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास दिया हुआ 10 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट का, ये 30 वोल्ट का, ये 40 वोल्ट का है, ठीक। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे नहीं है। और अच्छा एक और चीज हम जाने बच्चों, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे नहीं है, ऐसे होता तो परपेंडिकुलर इस तरह हो गया, टिल्टेड है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना होगा तो परपेंडिकुलर बनाएंगे सरफेस के, या तो ऐसे होगा या तो इधर जाएगा, है ना। दो ही डायरेक्शन हो सकता है परपेंडिकुलर में, ठीक है, बना दिए। सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक्स एक्सिस के मतलब पॉजिटिव एक्सिस से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। हमसे सवाल क्या पूछता है वो देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताओ, ठीक है। लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, बताता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि एक तो हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल उधर घटता है। तो मान लो कि ये 40 वोल्ट है तो भाई घटेगा 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसे कर करके। सो पोटेंशियल डिक्रीज है, इसी डायरेक्शन में अगर करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका रिलेशन क्या होता है? माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर डी आर डी आर डी आर। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या है। माइनस डीवी का मतलब क्या होता है कि कितना घट गया। मान लो बच्चों अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखो माइनस डीवी अगर बोलूंगा ना तो इसका मतलब डायरेक्ट है कि ए से लेकर के बी तक जब हम जा रहे हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डीवी। तो डायरेक्ट मैंने बताया डीवी मतलब होता है कि कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज किया। लेकिन अगर माइनस डीवी बोल रहे तो समझो कितना डिक्रीज किया। यहाँ है 40 वोल्ट, यहाँ हो गया 30, घटा कितना? 10। तो डायरेक्ट लिख दो आप 10 वोल्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से लिखा गया। अगर आपको मैथमेटिकली लिखना हो माइनस डीवी मतलब, तो देखो कैसे लिखोगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए से बी में, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो क्या है भाई? माइनस डीवी का मतलब, माइनस डीवी का मतलब होता है चेंज। जा रहे हैं ए से बी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी बी माइनस वी ए, ठीक है। माइनस हो गया, वी बी कितना है भाई? 30 वोल्ट, माइनस कितना हो जाएगा? वी ए 40 वोल्ट। तो देखो क्या हो गया, माइनस 30 में से 40 गया, माइनस 10 वोल्ट, आंसर आ गया प्लस 10 वोल्ट, यानी कि घटा कितना? 10 वोल्ट। तो ऐसे करके लाओ, कैलकुलेट करके 4 लाइन में, या कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है कितना घटा, धड़ाक से आंसर बोल दो 10 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। तो माइनस डीवी पे तो क्लियर है। दूसरा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक चीज। दूसरा क्या है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो घट इधर रहा तो इधर होगा, ना कि इधर होगा। दोनों चीज क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहां से इन दोनों पैरामीटर से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? यह देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस 10, 20, 30, 40, अरे इधर तो बढ़ रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो जिधर घटता है उस डायरेक्शन में होगा। तो 40, 30, 20, 10, यानी एक चीज पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है। पता चल गया डिक्रीजिंग पोटेंशियल तरफ। दूसरा क्या, जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी ऐसा होगा। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी चाहे यहाँ बनाए, चाहे यहाँ बनाए, चाहे यहाँ कहीं भी बनाए, पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। एक बच्चों का कमेंट भी आया था, सर हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करते क्यों हैं?
क्योंकि हम कर सकते हैं इसीलिए करते हैं बच्चों नहीं बोलोगे सर को जवाब हुआ इसलिए क्योंकि पता है ये डायरेक्शन जैसे यहाँ है तो आप चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, फर्क क्या पड़ता है, मतलब कहने का मतलब ना आंधी ऐसे चला तो पता चलिए आंधी ऐसे चला हम उड़ जाएंगे इधर ही, तो डायरेक्शन भी पता चलिए हम किधर उड़ जाएंगे, तो आंधी आप ऐसे बनाओ या थोड़ा सा आगे घसका के बोले आंधी ऐसे चला, फर्क क्या पड़ता है ना, उड़ जाएंगे इधर ही और आंधी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स है ना, तो मीनिंग उसका दिखता है। तो हम लेट कहीं भी बनाते हैं, लेट मान लो यहाँ पर बनाते हैं ऐसे ऐसे। सवाल लेकिन पूछना चाहिए ना, क्योंकि पता है आप लोग जब सवाल पूछते हो ना छोटा छोटा चीज़ तो मेरे को बड़ा मन लगता है। और देखो हर चीज़ अगर समझ में ही आ जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ आप बोलोगे सर मेरे को सब समझ में आ गया, तो मेरे को थोड़ा सा जलन होता है समझा करो बात को, सर सब समझ में आ गया, बोले अरे यार ऐसा कैसे हो गया भाई, हम तो पढ़े तो सब कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ कुछ है ना नहीं भी समझ में आता है, तो कुछ कुछ नहीं ही समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है यानी कि ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है कुछ कुछ नहीं भी बुझा रहा है। ये भगवानी बात मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बोले कैसा मास्टर है, बोलता है क्या कुछ कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे होता है कि यार हम लोग को नहीं समझ में, आपको एक ही बार में कैसे सब समझ में आ गया, चलिए लगेगा आपको, बताओ है ना, मैं भी तो इंसान हूँ। चलो ठीक है देखते हैं। तो हमको पता चला कि अच्छा जो मैंने अभी बोला ना वो आप लोग मत सुनिएगा, ठीक है, सब दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने कुछ सुना नहीं अभी। तो ये देखो कितना डिग्री है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पर है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो कितना होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ ऐसे, ये है 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो बोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो बोलेंगे 9 3 12 यानी कि 120 डिग्री पर है। तो ये डायरेक्शन लिखने के लिए होता है। ठीक है, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे 120 डिग्री फ्रॉम एट 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे लिखोगे 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। अब आता है मैग्नीट्यूड की बात। तो मैग्नीट्यूड बड़ा सिंपल है, यहीं से देखो देखते हैं कि कभी भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, ठीक है, मान लो कि dr डिस्टेंस इधर है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, हमें पता है कि भाई जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उसी साइड पोटेंशियल घटता है। लेकिन दो चीज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक मतलब एक ही चीज समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है ना वो दोनों कुछ एंगल पर हो, देखो कुछ एंगल पर हो, या क्या हो सकता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी साइड डिस्टेंस दिया हुआ हो। तो ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 बोल देंगे, अगर दोनों कुछ एंगल पर होगा तो कुछ थीटा होगा, तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस डी वी इक्वल टू लिख क्या देंगे ई डी आर। अब देखो दोनों के बीच क्या एंगल है, बस हो गया है ना, कुछ नहीं, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। और सेम डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू 0। हम देख लेते हैं कि भाई इन दोनों का कोई दिया हुआ है क्या। देखिए इधर यहाँ से लेकर यहाँ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है मेरा डायरेक्शन। क्या हो गया भाई, काहे बदमाशी कर रहे हो भाई, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, डिस्टेंस किधर है, तो बोले दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो 20 से 10 इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट देखो 20 से 10, ये डिस्टेंस मेरे को दे के रखा है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देख रहे हो। तो यही मेरे लिए क्या हो गया डी आर, यानी कि अगर हम देखना चाहें तो ये है मेरा डी आर जो कि 10 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच कितना एंगल है बस ये कोई बता दे। पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में देखो पोटेंशियल घटता है, देखो घट रहा है क्या, यहाँ 20 यहाँ 10, यानी कि ठीक ठाक है। तो बस एंगल है, ये निकाल दो कितना थीटा है, लगा देंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा वाला, ठीक है, ये कितना डिग्री है 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा दोनों के बीच, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा मेरे को कितना आ गया 60 डिग्री। तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बच्चों, देखो माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर डी आर डी आर, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं है, तो लिखेंगे ई डी आर कॉस ऑफ कितना, ई डी आर, दोनों के बीच में कितना डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा माइनस डी वी मतलब घटा कितना था, 20 में से गया घट 10, तो यानी बचा कितना 10, तो 10 इक्वल टू ई हमें निकालना है। डी आर कितना है भाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10/100 कर देंगे तो ये मीटर में चला गया। अब cos 60 कितना होता है, हाफ, काट छाट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया है। हो गया ठीक ठाक है। तो ये गया, ये आ जाएगा देखो कितना 20 × 2 यानी 200, 210 × 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट हम लिख दे 200 आ गया क्या, वोल्ट पर मीटर।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर -dv/dr। तो dv मतलब वोल्ट और ये क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब मीटर। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया और वो डायरेक्शन निकल गया। बहुत आसान। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 6। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसको समझाता हूँ, है ना, कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या लोअर हायर ऐसे। देखो बच्चों क्या है, ये जो पॉइंट नंबर 6 है, आप इसको लिख लो और जगह छोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है। इसको लिखने के बाद ना थोड़ा जगह छोड़ दो। आते हैं जरा पॉइंट नंबर 7 पर और इसका यूज करेंगे। देखो क्या कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू नॉट या क्यू, बोलता है क्या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होगा कैसे। तो सोचो जरा सा कैसा होगा। कोई पॉइंट चार्ज है तो इस तरह से स्फेरिकल हो गया ऐसे, ठीक है। लेट आर डिस्टेंस पर ये जाते हैं, पोटेंशियल क्या होता है बताओ, के क्यू बटे आर। तो इधर भी आर डिस्टेंस पर जाएंगे के क्यू बटे आर, इधर भी जाएंगे आर डिस्टेंस पर के क्यू बटे आर। यानी कि चारों तरफ देखोगे 3D में आर 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 डिस्टेंस पर अगर चले जाओ सब तरफ, है ना, आर 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 सीधे ऑस्कर एकदम डायरेक्ट। हाँ तो आर 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 गए, आर 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 गए, क्या बना, एक स्फेयर बन रहा है ना। क्या बन रहा है, एक स्फेरिकल टाइप का शेप बना चारों तरफ एट ए डिस्टेंस आर, पोटेंशियल विल बी सेम। यानी बोले एक ऐसा सरफेस बन रहा है ना जो कि स्फीयर टाइप का है, उस स्फीयर के सरफेस पर हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। थोड़ा सा और डिस्टेंस जाओ, मान लो कि 20 सेंटीमीटर चले गए, ठीक। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, तो के क्यू बटे 20 सेंटीमीटर। तो भाई इधर भी 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20, तो 20 20 20 20 सब तरफ अगर चले जाए फिर से एक स्फीयर बना। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से बनेगा। तो ये जो भी है क्या है सब, इक्विपोटेंशियल क्या है, सरफेस। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम बच्चों मैंने बनाया है, दिस डायग्राम जो है, ठीक है, इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ये अभी मैंने कॉन्सेप्ट लाया कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसे, स्फेरिकल इन शेप। लेकिन सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो क्या एक सेम डिस्टेंस पर होगा। एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ भी जितना डिस्टेंस, यहाँ भी जितना डिस्टेंस है, यहाँ भी जितना डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस सेम होंगे या अलग अलग होगा, कहीं कम क्लोजर होगा, कहीं दूर होगा, क्या होगा वो बताओ। तो हमें देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एक चीज तो हमें ये समझ में आता है, ठीक, कोई प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, तो अवे डायरेक्टेड होता है। देखो ठीक है, अवे डायरेक्टेड, तो इधर भी अवे डायरेक्टेड, इधर भी अवे डायरेक्टेड, इधर भी अवे डायरेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो परपेंडिकुलर है क्या, यानी कि ठीक है। अच्छा एक और बात, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अवे डायरेक्टेड। तो डायरेक्शन इधर, हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में होता है ना उसी साइड पोटेंशियल घटता है। क्या ये भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है बच्चों। हम जानते हैं कि भाई प्लस चार्ज के कारण ना कोई डिस्टेंस r पर पोटेंशियल होता कितना है, के क्यू बटे आर। देखो k और q क्या है, कांस्टेंट, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आप जाते जाओगे ना पोटेंशियल घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। यानी कि मान लो यहाँ पर अगर 60 वोल्ट है तो यहाँ 50 वोल्ट, यहाँ पर 30 वोल्ट, ऐसा करते करते घटते जा रहा है। यानी कि ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिधर पोटेंशियल घटता है। तो ये हुआ बनाने का तरीका। अब बात आता है क्या, डिस्टेंस को लेकर कि डिस्टेंस क्या होगा। तो आप ये बना लो, इसका हम फिर से एक डायग्राम में भी बनाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, रियलिटी में कुछ और होगा, थोड़ा सा चेंजेस। होता क्या है बच्चों कि अभी हमें पता चला कि कोई भी अगर मान लो, देखो कोई भी अगर पॉइंट चार्ज अगर है तो इसके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, कैसा बना, स्फेरिकल बना है। और बहुत सारे, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, कि जितने भी आप स्फेयर बना रहे हो ना सबका सेंटर क्या है, सेम, सबका सेंटर क्या है, सेम। अच्छा ये लाइन आप लोग के लिए नहीं पढ़ा ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्जर कैसा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस है, सेंटर्ड एट द चार्ज। सारे स्फेयर का सेंटर कहाँ होगा, जहाँ पर चार्ज है वहीं पर इसका सेंटर होगा। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये नेचर हो गया, ठीक है ना। अच्छा
देखते हैं इधर, तो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो इसकी वजह से लेट, देखो रियलिटी में क्या होता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाया यहाँ और मान लो ये 70 वोल्ट है, ठीक है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाया यहाँ, मान लो ये 60 वोल्ट। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया यहाँ 50 वोल्ट। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया यहाँ, मान लो ये 40 वोल्ट। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया मैंने यहाँ और मान लो ये 30 वोल्ट। और आगे जाते 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 चले जाते हैं कहाँ, एट इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। देखना जरा यहाँ से, ठीक है, इन दोनों की, चलो एक एक करके देखते हैं बच्चों। ये जो डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच थोड़ा अलग अलग ना, और मतलब दूसरे टाइप का नंबर मानता हूँ, लेट 17 सेंटीमीटर, टेढ़ा मेढ़ा कोई नंबर, ताकि जो है ना मतलब थोड़ा समझ में जल्दी आए। और लेट ये दोनों के बीच में मान लेता हूँ 36 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, थोड़ा ज़्यादा ऐसे मान लिए। पता है बच्चों क्या होता है, कोई भी चार्ज के कारण हमें पता है कि चार्ज के जो नज़दीक में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जाता है, और अगर दूर जाते जाते हैं तो और घटते जाता है, घटते भैया इन्फिनिटी पे तो ख़त्म ही हो जाता है। तो देखो गौर करके, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ना, तो हम कहते क्या है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होता है, देखो क्लोजर डिस्टेंस पर है। कैसे, क्लोजर है, नज़दीक। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाता है ना, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो रियलिटी में ऐसा होता है। सवाल है कि क्यों, उस पर बात करूंगा, पहले जानो कि होता क्या है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोजर होगा एज कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फार्दर अपार्ट होगा। ठीक ठाक है, पॉइंट तो क्लियर है, बना लीजिए इसको। अब बात आता है कि सर ऐसा क्यों, तो मैं दो कॉन्सेप्ट से बतलाता हूँ, एक मैथमेटिकली और एक फिजिक्स जैसे दिखता है हमको, है ना। हटाओ मैथमेटिक्स वगैरह फॉर्मूला सब, सर ऐसे ही समझाओ तो वो भी देखते। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हम जा भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं। डी आर देखो डिस्टेंस है ना, इधर 1 सेंटीमीटर, सीधे टेढ़ा तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देख रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, 70 था 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, लिखते हैं माइनस dv इक्वल टू होता है E डॉट dr। दोनों बच्चों सेम डायरेक्शन में है, तो E dr cos ऑफ 0 cos 0 1, यानी कि E dr ये हो गया माइनस dv। E इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस dv बटे dr। कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन है तो ठीक है। तो पहले इसको लिखे, अब यहाँ देखते हैं। E इक्वल टू आया माइनस dv बटे dr। व्हाट इज माइनस dv, हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़्यादा है वहाँ डिस्टेंस कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में एक्चुअली हमें रिलेशन चाहिए। तो dr को मैं क्या कह रहा हूँ, पता है क्या कह रहा हूँ, कि दो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है ना उसके बीच की डिस्टेंस है। सो व्हाट इज dr, dr इज द स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्फेरिकल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों। ठीक है, तो यहां से यहां देखो क्या हो रहा है, 70 में से 60 गए, यानी कि 10 वोल्ट ही डिक्रीज किया। तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, फिर से देख रहे 60 में से 50, यानी फिर से 10 वोल्ट ही डिक्रीज किया, फिर क्या डिस्टेंस है, फिर 10 वोल्ट ही डिक्रीज किया, फिर क्या डिस्टेंस है। तो भैया डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, यानी कि हम लोग मानते हैं कि लेट माइनस dv जो है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल हमने मान लिया कांस्टेंट, और कितना मान के रखा है, 10 वोल्ट, ताकि 10 वोल्ट ही घटे। तो बताओ कि क्या होगा। तो अगर माइनस dv को कांस्टेंट मान लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके, dr के। यानी हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि dr विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक ठाक है क्या, चलेगा ना। तो देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, वहां पर स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आप बना रहे हो, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। ये देखो मैथमेटिक्स कहां से आ रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। देख रहे हो कैसे मैथमेटिक्स आया। तो जहां जहां ज्यादा है तो वहां पर स्पेसिंग करो कम, तो कम बनाओ, नजदीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होने लगेगा कम, तो भैया स्पेसिंग क्या करो, बढ़ा दो।
फॉर द सेम चेंज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट ही चेंज होने के लिए आपको डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो कम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड 40 से 30, स्पेसिंग हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये मैथमेटिक्स हो गया, लिख लो इसको। अब आते हैं कि सर विजुअलाइजेशन बताइए, जिधर से फिजिक्स दिखता है। बिल्कुल फिजिक्स कहीं और से दिखता है हम लोग को बच्चों, ठीक है। देखो क्या पोटेंशियल है, ये है पॉजिटिव चार्ज। मेरा बात को बड़ा अच्छा से समझना, लेक्चर 1 2 अगर देखा हुआ है ना तो आप धड़ाक से कैच कर लोगे, जहां बेसिक मैंने समझाया था कि ठीक है। देखो क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ऐसे यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर कम। हम लेते हैं बच्चों यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम जितना काम किए हैं, क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह क्या रहा हूं बच्चों, ये देखो कि भाई पोटेंशियल होता है वर्क डन एक्सटर्नली इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना आप काम किए हो पर यूनिट, जो चार्ज को आप ला रहे हो तो उसी पॉइंट पर ये पोटेंशियल हो जाएगा। जो वर्क डन होता है उसका यूनिट है जूल। क्या यूनिट है, जूल पर कूलम। तो बोलते हैं कि लेट, मैं बोलता हूं Q0 को बच्चों हम मान लेते हैं 1 कूलम, आपको समझाने के लिए। क्या मान लिया, 1 कूलम। तो मान लो कि अगर हम एक्सटर्नल इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक लाने में 10 जूल काम किए, लेट इट बी, तो अगर 10 जूल काम करेंगे, ये 1 कूलम है तो 10/1 क्या हो जाएगा, 10। तब पोटेंशियल एट पॉइंट P धड़ाक से क्या बोल देंगे, 10 वोल्ट। चलेगा क्या, ये मैंने ग्रीन से लिख दिया, कैमरा में दिख भी रहा है क्या, चलो दिख रहा है, शुक्र है। ठीक है कि 10 जूल बोले काम किए, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं 10 वोल्ट लिख दूंगा। Q0 में कितना मान रहा हूं, 1 कूलम। ठीक, चलो बतलाता हूं कि लेट हमने Q0 चार्ज लिया 1 कूलम का चार्ज लिया। अब इसको हम पकड़ के बच्चों इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो सोचो इन्फिनिटी पर है, हमें अभी तो कोई धक्का दे नहीं रहा था, हम कोई काम कर नहीं रहे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कम है। तो कम है का मतलब क्या, वो प्लस मेरे को जो धक्का देगा ना वो कम धक्का देगा। अब सोचो कोई कम धक्का दे रहा है, हम ला रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन सिंस कम धक्का दे रहा है तो हम काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूरी चले जाते हैं तो थोड़ा सा काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा दूरी चले जाते हैं तो थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि धक्का ज़्यादा दे नहीं रहा है कोई, तो ठीक है आराम से काम कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या हुआ, लेट इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में हमने 30 जूल काम किया था, तो पोटेंशियल बच्चों इस जगह पर 30 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते गए तो 30 जूल यहाँ तक था, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, तो भैया 36 सेंटीमीटर हम चले गए ना। तब हम यहाँ से यहाँ 10 जूल और काम किए, यानी यहाँ तक लाने में हमने 40 जूल काम किया, इसीलिए इस जगह पर 40 वोल्ट हो गया। कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 36 सेंटीमीटर चल गए। अच्छा, अब इसके आगे देख रहे हैं क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना, जैसे ही नजदीक जा रहे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मेरे चार्ज को धक्का देगा बहुत ज्यादा। सोचो कोई बहुत ज्यादा धक्का दे रहा हो, उसके अगेंस्ट हल्का सा भी घसकाएंगे तो नहीं लग रहा ज्यादा ताकत लगेगा मेरे को। अब ज्यादा ताकत लग गया तो हम काम खटाक से ज्यादा कर देंगे, हल्का सा ही घसकेंगे, हाँ तुरंत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि धक्का बहुत ज्यादा दे रहा है। ज्यादा ताकत लगाओगे बच्चों तो ज्यादा काम करोगे, तुरंत काम करना पड़ेगा आपको। देखो अब क्या है, 40 हो गया, 40 से 50 अगला 10 होने के लिए क्या हुआ, 36 सेंटीमीटर दूरी मेरे को नहीं जाना पड़ा, बस यहाँ थोड़ा सा भी घस के ना 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे करते करते 50 हो गया धड़ाक से। 17 सेंटीमीटर ही दूरी गए ना हम, तो हमको 10 जूल काम करना पड़ गया, हम थक भी गए, तो 50 जूल यहाँ हो गया, यानी 50 वोल्ट हो गया। अब इधर आए और खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, सोचो कि क्या होगा, तो भैया 5 सेंटीमीटर ही घस के ना तो हम 10 जूल हमको काम करना पड़ गया, तो यहाँ 60 जूल हो गया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर ही घस के, इतना ज़्यादा उधर से फोर्स लगा रहा था कि उसके आगे 21 सेंटीमीटर घस के ना 10 जूल हमको ताकत लगाना पड़ गया। तो ये इसका मीनिंग हुआ कि क्यों जो है ना, जब नज़दीक आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा होता है, तो पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो क्लोजर क्यों हो जाता है, क्योंकि धक्का लगता है तो उनको काम खटाक से करना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये रियलिटी इसका मीनिंग हुआ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए। एक और बात आपको बतलाता हूँ, अरे फिजिक्स इधर से नहीं समझ में आएगा, कहीं से तो समझ में आ ही जाएगा, जाओगे कहाँ बच के बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक चीज़ बतलाता हूँ बच्चों, ये आपका एग्ज़ाम है। क्या है, ये आपका एग्ज़ाम है। एग्जाम के नज़दीक में आप कैसे पढ़ाई करते हो और एग्जाम के दूर में आप कैसे पढ़ाई करते हो। लेट जो है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 30 से 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, यानी कि मान लो आप 10 पेज आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, एग्जाम आपका मार्च मंथ में, कब है एग्जाम आपका, मार्च महीने में। एक साल अभी दूर है, अगला साल एग्जाम में अभी ही है, तो अभी आप 10 पेज ही
कितना दिन में पढ़ते हो? एक आध महीना में पढ़ेंगे, है ना। 36 दिन लग गया हमको पढ़ने में 10 पेज, कुछ जरूरत ही नहीं है उतना रिवीजन में, कोई मतलब ही नहीं है, घूम फिर भी रहा है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत दूर है। तो एग्जाम जब बहुत दूर होता है ना, तो 36 दिन में हम 10 पेज पढ़े। लेकिन जैसे एग्जाम के नज़दीक आते जाते हैं ना, तो मेरा डर टेंशन बढ़ना चालू। उसके बाद 17 दिन में ही हम 10 पेज पढ़ लेते हैं। जब एग्जाम के और नज़दीक आते हैं ना 5 दिन के बाद, मान लो ये 6 दिन के बाद एग्जाम है, तो 5 दिन है, मान लो 1 महीना है, तो अगला जो 10 पेज है ना 5 ही दिन में पढ़ लेते हैं खटाक से। अब अगर कल ही एग्जाम है तो छोड़ो 10 पेज, पूरा कॉपी का कॉपी उठा के सब पढ़ लेंगे खटाक से। यानी कि कितना कम समय में आप कितना ज़्यादा चीज़ पढ़ते हो जब एग्जामिनेशन नज़दीक आता है। तो ये इसका रियलिटी मीनिंग है। अब बताओ, सबको रटने की जरूरत पड़ेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता बच्चों कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगा। कोई पूछेगा तो आप उसको समझा देना बढ़िया से। अब यहाँ देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो अब समझ में आ गया कि ऐसा डायग्राम तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसा? तो रियलिटी जो है डायग्राम बच्चों वो ये कि जो चार्ज है ना, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा नज़दीक नज़दीक। देखो, एक ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, तो थोड़ा सा दूर किए, थोड़ा सा दूर किए, ऐसे। और अगर बनाना है तो आप और भी, वाह क्या बात, थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो जाएगा सारे जो भी है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसके कारण है? स्फेरिकल चार्ज के वजह से है। अब यहां पर आता है क्या कि हमें सवाल बनाना पड़ता है न्यूमेरिकल्स। तो कैसे करें? तो लेट बच्चों, कोई चार्ज से ना हम r डिस्टेंस पर लेते हैं कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है और पोटेंशियल का क्या वैल्यू होता है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। स्फेरिकल जब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो एक चार्ज है, उसके r डिस्टेंस पर अगर हम बोलेंगे पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ? KQ/r² होता है, हम जानते हैं, है ना। और पोटेंशियल क्या होता है? KQ/r। क्या होता है? KQ/r। तो भाई जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K/r²? व्हाट इज K? K इज एनी कांस्टेंट। क्या है बच्चों? K इज एनी कांस्टेंट। सर ये क्या कर रहे हो? मैं ना न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ कि कैसे हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, ये तो कोई कांस्टेंट/r²। तो KQ अगर कांस्टेंट है तो ये K/r हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फॉर ए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए होगा ये, और सवाल बनाने का तरीका होगा ये। किसके लिए सब कर रहे हो? फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर स्फेरिकल, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, फॉर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल क्या है बच्चों? सरफेस। ठीक है, ये सवाल करके बताता हूं आपको। देखो जरा, ये भी अच्छी वर्मा का ही सवाल है, बड़ा अच्छा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 60 वोल्ट, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यह है 30 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका 20 वोल्ट है। पूछता क्या? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा कि कभी भी अगर स्फेरिकल ऐसे होता है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? अवे डायरेक्टेड। किधर होता है? स्फेरिकल जब भी हो तो अवे डायरेक्टेड, डिक्रीजिंग जिधर पोटेंशियल होगा उधर होगा और परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं, कोई स्फीयर है तो रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं बच्चों, है ना। रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियस अंदर की तरफ, रेडियली बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि घटता है। ये देखो स्फेरिकल है इस तरह से 60, 30, 20, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो खटाक से ऐसे कर देंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे कैसे? रेडियली आउटवर्ड। क्या बोल देंगे? रेडियली आउटवर्ड है ये, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो हम बोले क्या कि भाई अगर हम देखें तो यही गायब हो जा रहा ना, ऐसे कर देता हूं बीच में यहां पर, ये 10, कोई बात नहीं बच्चों, 10 जो है ना थोड़ा सा ये हो जाएगा तो हम उधर लिख देंगे, ठीक है। कितना है? 10 सेंटीमीटर में यहां लिख देता हूं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है
तो हमें निकालना क्या है, तो बच्चों पहला अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर देखें, मान लो ये पॉइंट कितना है भाई, दिस इज पॉइंट इज कितना P1, ठीक है। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे देखें पॉइंट है कितना P2, तीसरा पर देखें पॉइंट कितना है P3। तो एट पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एट पॉइंट P1 पर बात करें तो हमें पोटेंशियल दे के रखा है 60 वोल्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से कितना दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक पॉइंट की बात करते हैं एट पॉइंट P1 होगा क्या, तो बोले भैया पोटेंशियल है 60 वोल्ट, डिस्टेंस वहां से सेंटर से है 10 सेंटीमीटर, यही दो दे के रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल दे के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट, पोटेंशियल दे के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो निकले कैसे, तो मेरे पास तो एक ही तरीका होता है, सिंस स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सिंस स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम करें क्या, अभी पढ़ के आए, E इक्वल टू हो जाएगा कोई कांस्टेंट बटे आर स्क्वायर और V हो जाता है कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर, के क्यू बटे आर, ठीक। बच्चों देखो V और R दे के रखा है, V और R दे के रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट मेरा निकल गया कि क्या होगा, यानी कि के क्यू का समझो एक तरह से वैल्यू। तो यहाँ से हम पता करते हैं क्या कि K जो है ना वो VR के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। VR का प्रोडक्ट है कितना, तो बोले V है 60 वोल्ट, डिस्टेंस है कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटे 100 कर देंगे, ये मीटर हो गया, ये चला गया, आंसर आ रहा है 6 वोल्ट क्या हो गया मीटर, यानी कि जो कांस्टेंट है ना वो ये आ गया। तो जैसे ही ये कांस्टेंट निकल गया, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, कांस्टेंट कितना है 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों क्या पता है, इन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हो गया। देखो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है ना, तो कोई भी चार्ज दे के ही नहीं रखा, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमको पता है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घटते रहता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तो वो कैसे आता है वो देखो, है ना, रिलेशन पता चलना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनाते कैसे, स्फेरिकल था इसीलिए ऐसा यूज किए। अच्छा फिर देखो पॉइंट P1 पर VR का जो प्रोडक्ट निकाले कितना आया 6 इतना, ठीक है। अगर पॉइंट P2 पर देखें और P3 पर अगर देखते हैं तो क्या है, तो एट P2 और एट P3 आप ना बच्चों सब के लिए निकाल सकते हो। देखो R2 V2 क्या है यहाँ चेक कर लो, और R3 V3 क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो P2 सरफेस पर देखेंगे पोटेंशियल 30 वोल्ट है और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 वोल्ट। देखो कि K बराबर जो है ना V2 R2 जो आएगा, VR होगा ना, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V2 कितना है 30 आई इंटू सेंटीमीटर है 20, तो 20 बटे 100, देखो क्या है ये 0 0 0 0 चला गया, 3 दूनी 6 वोल्ट मीटर हो गया है, यानी कि K हमेशा देखो क्या आ रहा है 6 वोल्ट ही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आ जाएगा कितना 6 बटे आर स्क्वायर। तो ये इन जनरल एक्सप्रेशन बच्चों क्या होगा, हमेशा सही होगा, आप फिर से K निकालो फिर से रखो। अब वो आएगा कि हर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तब कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना 6 बटे आर स्क्वायर, तो एट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 6 बटे आर स्क्वायर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 6 बटे 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर बोलेगा यहाँ पर कितना होगा, तो 6 बटे 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इस तरह से वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P2, एट पॉइंट P3। उम्मीद है कि समझ में आया है। तो ये हो जाएगा 6 बटे 10 सेंटीमीटर का क्या है होल स्क्वायर, E2 हो जाएगा 6 बटे 20 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, E3 6 बटे 30 है क्या 10 20 30 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये जो भी आएगा बच्चों वोल्ट पर मीटर में देखो कन्वर्ट करेंगे तो पता है 6 बटे 10 सेंटीमीटर मतलब कितना 0.1 मीटर का होल स्क्वायर, तब ऐसा यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर, है ना। ये इसको 6 बटे 0.2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो जो भी आएगा वो वोल्ट पर मीटर, फिर ये 6 बटे 0.3 का होल स्क्वायर, मीटर मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना निकलता है इन जनरल 6 बटे आर स्क्वायर। पता चल गया कैसे बनाना है हमें। चलिए नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सिलिंड्रिकल सरफेस ड्यू टू ए लाइन चार्ज। बहुत आसान, कोई भी लाइन चार्ज है तो हमें पता है कि इस लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होता है, इधर अवे डायरेक्टेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाता है ना। ये तो डायरेक्शन इधर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा,
सोचो, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यानी कि यहां से कुछ यहां दूरी पर देखोगे पोटेंशियल जो है मान लो आर डिस्टेंस पर, तो इधर भी आर डिस्टेंस पर, इधर भी आर डिस्टेंस पर, इधर भी आर डिस्टेंस पर, तो चारों तरफ इस लाइन चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होने जा रहा है बच्चों, सेम। फिर कुछ और डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यानी पता चल गया कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, है ना, ये कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। तो यहां पर एक ऐसे थोड़ा बना लेता हूं ना नजदीक में थोड़ा सा, एक इस तरह से देखो कि एक कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल इन शेप, और सिंस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक में ज्यादा होता है तो क्लोजर होगा। कैसा होगा बच्चों, क्लोजर। तो यहां पर थोड़ा सा क्लोजर बना दो, एक वो सीधा थोड़ा सा कर लेता हूं, ठीक है, सामने। तो यहां पर जो है नजदीक में जो बना रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्लोजर, और जैसे ही दूर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा फार्दर अपार्ट। तो थोड़ा सा दूर जा रहे हो तो मतलब तीसरा अगर बनाना है तो ये जितना डिस्टेंस पर उनसे ज्यादा डिस्टेंस पर होना चाहिए। बना ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर द सिलिंड्रिकल क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ड्यू टू ए लाइन चार्ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये देखो जरा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेनर इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, तो पहले डायग्राम बना लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, सीधा लाइन अगर ऐसा हो तो, देखो सीधा इस तरह से हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है भाई मैग्नीट्यूड वाइज भाई और डायरेक्शन वाइज दोनों में कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वाइज में ये कांस्टेंट है। तो कैसा होगा पोटेंशियल, हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल इसी डायरेक्शन में क्या होता है, घटता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो देखते हैं, पता चल गया पोटेंशियल घटता है, यानी यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर कुछ पोटेंशियल, यहां पर कुछ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ठीक परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ठीक परपेंडिकुलर, यानी पता चल गया कि इस रूम में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे है तो उसके ठीक परपेंडिकुलर एक क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा, एक सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों देखो कैसा होगा, इस तरह से एक कैसा हो जाएगा, प्लेनर। फिर यहां पर भी क्या होगा, प्लेनर। फिर यहां भी क्या होगा, प्लेनर, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कैसा बन रहा है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सरफेस। प्लेनर इक्विपोटेंशियल क्या हो जाएगा, सरफेस, ठीक है। अब यहां पर देखो, सिंस माइनस dv इक्वल टू होता कितना है, E डॉट dr, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इसी डायरेक्शन में है, dr हम ले लेते हैं, लेट इसी डायरेक्शन में है। देखो समझने के लिए dr इसी डायरेक्शन में हम ले लिए, तो ये आ जाएगा कितना, E इंटू dr cos 0 1, तो ये हो गया माइनस dv। तो E इक्वल टू माइनस dv बटे क्या है, dr, या फिर ऐसे देखो, यही इसी लाइन में रहने देता हूं। मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो कि 60 वोल्ट, मान लो यहाँ 50 वोल्ट, मान लो यहाँ 40 वोल्ट। सवाल है क्या ये जो डिस्टेंस जितना है और ये जो डिस्टेंस जितना है ये क्लोजर और अवे होगा या नहीं होगा, सोचो। तो क्लोजर कब होता है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्लोजर, जब कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फार्दर। यहाँ पर क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो जो आप सरफेसेस बना रहे हो डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। सिंस ये कैसा है बच्चों, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल आप ले रहे हो 10 वोल्ट, अगर मैं ये भी ले रहा हूँ कांस्टेंट, जिसको कि ले रहा हूँ लेट 10 वोल्ट, तो भाई कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पर r डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा, r ही होगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। दो जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ, जिसको कि डीपीपी के अंदर बच्चों मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई करना, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल, ठीक है। होमवर्क ट्राई करना, डीपीपी के शुरुआती में ही जो है ना मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है,
ताकि आप देखना कि हाँ भाई इतना हमने अंडरस्टैंडिंग लिया तो हमसे सवाल बन रहा है कि नहीं, दो डाइपोल प्लस और माइनस चार्ज की वजह से कैसा होगा। और एक है क्या कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ठीक है, ये 2 सवाल बच्चों में होमवर्क डालता हूँ, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन में देखिएगा, याद रखिएगा एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, ये दोनों का डायग्राम। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि उस सॉल्यूशन को देखिएगा कि कैसे जो है ना हम लोग डायग्राम बनाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट मिल करके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू।